जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर हूँ पीओएस सीरीज़ की एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह अपना सेल फॉर्म शुरू करेंगे, जिसको आप मैन डैशबोर्ड फॉर्म कह सकते हैं, सेल डैशबोर्ड कह सकते हैं, जिसके ऊपर सेल्समैन आपके स्टोर में मौजूद चीज़ों को सेल करेंगे। आज से हम वो शुरू करने लगे हैं। तो चलें चलते हैं सेल फॉर्म की पहली क्लास की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ऑलरेडी परचेज फॉर्म अपना बना चुके थे। आज हम इंशाल्लाह सेल फॉर्म बनाएंगे। उसके जो टेबल है, सबसे पहले आज हम टेबल्स की तरफ चलेंगे। तकरीबन तकरीबन इससे मिलते जुलते होंगे, एक दो चीजें डिफरेंट होंगी, लेकिन मेन जो है वो यही टेबल होंगे। जिस तरह हमने परचेज एंट्री का टेबल बनाया था, इसको मैं डिजाइन व्यू में खोलता हूँ। जिस तरह ये पी परचेज एंट्री आईडी थी, ये हमारा जिसको हम कहते हैं बिल नंबर, वो था। उसके बाद परचेज डेट, सप्लायर आईडी, इस तरीके से ये सारे थे। इसी तरीके से इसके अंदर ही हम जो है वो इसी तरह का टेबल हम बनाएंगे, नया बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ये सप्लायर आईडी या इस तरह का इनके हमने शायद लुकअप बनाए होते हैं, तो वो दोबारा से हमें बनाने तो पड़ेंगे। तो इस वजह से हम नया टेबल बनाते हैं परचेज सेल एंट्री और सेल डिटेल का। सेल एंट्री में जैसे आपने परचेज में देखा कि मेन बिल होगा, और जो परचेज डिटेल में हमारा उस बिल के अंदर जो आइटम्स होती हैं वो उसके अंदर आती थी। इसी तरह सेल एंट्री के अंदर हमारा मेन सेल टेबल होगा, बिल होगा, जिसको हम बिल कहेंगे, और सेल डिटेल के अंदर हमारी आइटम्स होगी जो कोई कस्टमर हमसे परचेज करेगा। अब हम यहाँ पे इसको मैं करता हूँ क्लोज, और यहाँ पे मैं जाता हूँ क्रिएट में और टेबल के अंदर। इसको मैं फील्ड्स में जाकर डिजाइन व्यू में खोलता हूँ। ये हमसे नाम पूछ रहा है, तो हम नाम वही रखेंगे, सेल ENTRY। इस तरह आपको ऑलरेडी पता है, यानी कि परचेज एंट्री हमारा मेन परचेज टेबल था, इस तरह सेल एंट्री हमारा मेन सेल टेबल होगा। ये कर दिया हमने। आईडी वो हमसे पूछ रहा है, उसी तरीके से हम इसका नाम रखेंगे सेल एंट्री आईडी, और इसको भी हम वहां पे भी हमने नंबर रखा था, यहाँ पे भी हम नंबर ही रखेंगे। दूसरा हम इसमें लिखेंगे सेल्स अंडरस्कोर डेट। आप सिर्फ डेट नहीं लिख सकते, फॉर्म में आप डेट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जब डेट लिखेंगे सिर्फ, तो वो कहेगा ये एक रिजर्व वर्ड भी हो सकता है, क्योंकि एक्सेस में फंक्शंस भी बने हुए हैं डेट के नाम से, तो इसलिए वो कंफ्यूज उसमें हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे आप सिर्फ डेट ना रखें। इसका ये आपको मैसेज जरूर देगा, लेकिन आपको एहतियात करनी चाहिए। सेल्स डेट, इसका जो डेटा टाइप है वो हम डेट एंड टाइम रखेंगे कि जिस दिन को हम सेल करेंगे। दूसरा हमारा, अब यहाँ पे हमारा सप्लायर था, अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कस्टमर, CUSTOMME कस्टमर, और इसको हम नंबर रखेंगे। आप तकरीबन समझ चुके होंगे कि नंबर हम क्यों रखेंगे, क्योंकि हमारे कस्टमर एक दफा हम फीड कर देंगे, उसको हम इस टेबल के साथ लिंक करेंगे, ताकि बार बार हमें कस्टमर सिलेक्ट ना करना पड़े। कस्टमर हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हम टोटल बिल की अमाउंट रखेंगे, टोटल बिल जो कैलकुलेट होके हमारे पास आएगा। ये हमारे पास कैलकुलेट होके आएगा जो हम आइटम्स सेल करेंगे, सब फॉर्म जो हम बनाएंगे परचेज डिटेल, सॉरी सेल डिटेल का, उससे ये कैलकुलेट होके आएगा। इसको हम फिलहाल यहाँ पे मैं रखता हूँ करेंसी। के बाद डिस्काउंट हम इसमें दे सकते हैं, ये भी हमारी करेंसी होगी। उसके बाद हमारी फाइनल अमाउंट आएगी, फाइनल अमाउंट ये हमारा जो है, ये टोटल बिल में से जब डिस्काउंट माइनस हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे फाइनल अमाउंट। ये क्या होगा, इसको मैं फिलहाल बल्कि अभी इसे मैं कैलकुलेटेड फील्ड कर देता हूँ। कैलकुलेटेड में क्या क्या हमारे पास आएंगे, एक अब कैलकुलेटेड फील्ड बनाने के लिए से पहले आपको अपना ये जो टेबल है ये सेव करना पड़ता है, ताकि यहाँ पे वो आपके जितने भी कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर जो एक्सप्रेशन यूज होंगे, जो फील्ड्स यूज होंगे, जैसे टोटल बिल है और डिस्काउंट है, वो उसको उठा सके। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल S, देखिए विदाउट एक्सप्रेशन वो सेव ही मुझे दे रहा, इसलिए मैं इसको एस्केप करता हूँ, बल्कि इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, और कैलकुलेटेड फील्ड बनाने से पहले मैं इसको सेव करूंगा। ये अब मैंने सेव कर लिया। अब मैं दोबारा से FINAL फाइनल अमाउंट और कैलकुलेटेड फील्ड में इसमें बनाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे उसने मुझे अपने फील्ड्स के नाम दे दिए जो ऑलरेडी मैं यहाँ पे बना चुका। तो मैं यहाँ पे फाइनल अमाउंट में क्या रखना चाहूंगा, फाइनल अमाउंट में मैं रखना चाहूंगा टोटल बिल। डबल क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, माइनस डिस्काउंट, ये मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा, और मैं ओके कर, ये मेरा एक कैलकुलेटेड फील्ड बन जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि कस्टमर ने
जो मुझे कैश पे किया है उसकी अमाउंट मैं लिखना चाह रहा हूँ। कैश पेड, ये भी हमारा करेंसी होगा। ये कैश पेड वो होगा जिस तरह फर्ज किया एक कस्टमर का बिल बना रहे हैं, टोटल बिल उसका बनता है 500, उसमें से आप उसको डिस्काउंट देते हैं तो 450 टोटल बिल आपकी फाइनल अमाउंट के अंदर आ जाएगी। 450 जब बिल आ गया, कस्टमर ने आपको 500 का नोट जो है वो दिया, उसके अब बकाया पैसे बचते हैं 50 रुपीज। तो कैश पेड में आप लिखेंगे 500। जब आप 500 लिखेंगे, एक फील्ड हम और बनाएंगे, उसमें लिखा होगा बैलेंस। बैलेंस, और ये बैलेंस हमारा क्या होगा, जो कैश पे करेगा हमें कस्टमर, उसमें से फाइनल अमाउंट माइनस होगी तो ये हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। यानी कि अगर वो मुझे 500 प्लस देता है 500 का नोट, तो मैं उसको जो वापस करूंगा वो मेरा जो है वो बैलेंस के अंदर शो होगा। इसको मैं फिलहाल करेंसी करता हूँ। ये हम अपने जो फॉर्म है उसके अंदर हम ये चेक लगाएंगे की अप इवेंट के ऊपर, कि जैसे जैसे आप टाइप करेंगे कैश पेड के अंदर आप 500 टाइप करेंगे तो वो खुद उसमें से फाइनल अमाउंट जो है वो माइनस कर देगा, तो वो बैलेंस जो है वो निकल आएगा। तो ये हम यहाँ पे भी कैलकुलेटेड फील्ड बनाया जा सकता है, लेकिन वो आपका की ऐप के ऊपर वर्क नहीं करेगा। वहां पे आप जब इसमें बैलेंस उसमें कैश पेड में लिख के फिर आप टैब प्रेस करेंगे तो फिर बैलेंस के अंदर वो अमाउंट आएगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे आप वहां पे टाइप करें तो आपका बैलेंस कैलकुलेट हो। ये खैर हम जब फॉर्म बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि ये मैंने क्यों करेंसी लिया है, इसको मैंने कैलकुलेटेड क्यों नहीं बनाया। तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम और कोई चीज, हाँ, और हम दे सकते हैं सेल्स टाइप। ये हमें पहले देना चाहिए था, बहरहाल सेल्स टाइप मैं दे देता हूँ, और ये भी मैं नंबर रखता हूँ। इसमें हम अपनी सेल्स टाइप रखेंगे कि सेल जो है वो हमारी क्रेडिट में है या कैश। तो यहाँ से हम उसको चुन लेंगे। उसके बाद एक चीज और मैं रखना चाह रहा हूँ, इसमें मैं रखता हूँ यूजर, और इसको भी मैं देता हूँ नंबर। अब यूजर क्या करेगा हमारा, इसमें हम यूजर का एक टेबल हम बनाएंगे जो आपके शॉप में या आपकी जो मॉल है उसके अंदर, अगर आपके 7 काउंटर्स हैं, 7 यूजर्स वहां पे बैठ के अपना बिल जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एट द रन टाइम जब बिल जनरेट हो जाएगा तो उस बिल जिस बिल को जनरेट किया जाएगा उस बिल का यूजर जो है वो यहाँ पे उसका लिंक सेव हो जाएगा। यानी कि अगर 1 नंबर आपका यूजर है, हामिद नाम है उसका, दूसरे का नाम कुछ और है, तीसरे का कुछ और है, तो जो यूजर लॉग इन होगा और बिल बनाएगा, उस यूजर का नाम इस बिल के साथ लिंक हो जाएगा। बल्कि हम कोशिश करेंगे जो हम बिल प्रिंट करें उस बिल के नीचे यूजर का नाम प्रिंट भी हो जाए, ताकि बाद में कोई एम्बिगुइटी बनती है या कोई कस्टमर आपके पास कोई शिकायत लेके आता है तो आपको वहीं पे पता चल जाता है कि ये बिल कौन से यूजर ने जनरेट किया था, ताकि आप उसके मुताबिक अपनी जो है वो उससे पूछ सकें, तहकीकात कर सकें। कुछ भी हो सकता है, वो चीजें ज्यादा लगा सकता है, कम लगा सकता है कुछ, या वारंटी का या कोई मसला आ जाता है, तो आपको वो बिल देखते ही पता चल जाएगा कि ये बिल कौन से यूजर ने जनरेट किया है और कौन सी डेट को जनरेट किया है। आप यहाँ पे टाइम भी रख सकते हैं, वो तो खैर आपके अपने ऊपर है, हम सिर्फ फिलहाल डेट रखेंगे। तो यूजर यहाँ पे हम उसके नीचे जहाँ पे साइन होते हैं उस जगह पे हम यूजर का नाम भी प्रिंट कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये ऑप्शन होगा कि हम इस बिल के ऊपर यूजर, अब जो यूजर उस बिल को प्रिंट करेगा उसके नीचे उसका नाम आएगा। ये हम यूजर जब लॉग इन होगा तो वहां से उठाएंगे और अपने पास सेव रखेंगे। जो जो बिल जनरेट होते जाएंगे उस पे वो यूजर जो है वो प्रिंट होता जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास यूजर जो है वो रहेगा। हम किसी वक्त भी देख सकते हैं, आप अपने पास एक डाटाबेस भी मेंटेन कर सकते हैं कि कौन से यूजर ने आज के दिन में कितने बिल प्रिंट किए, कितनी सेल की, आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं, आप उसका भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। और आइंदा के लिए भी आपके पास एक रिकॉर्ड होगा कि कौन सा यूजर जो है वो कितने उसने बिल प्रिंट किए हैं, और अगर कोई शिकायत आती है तो आपको फौरी यहाँ से आप पता कर सकेंगे कि कौन सा यूजर था जिसने ये बिल प्रिंट किया। तो ये हम इस वाले से रखेंगे। मेरे ख्याल में ये हमारा काफी हो गया। अगर मजीद हमें जरूरत पड़ी डेवलपमेंट करते हुए किसी चीज की, तो हम इस टेबल में मजीद ऐड भी कर सकते हैं चीजें, तो वो हम उस वक्त ऐड कर लेंगे। ये एक टेबल मैं सेल्स एंट्री का टेबल सेव करता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। मेरे पास सेल एंट्री का टेबल बन चुका है। अब मैं दूसरा टेबल क्रिएट करता हूँ। टेबल में हम जाते हैं, डिजाइन व्यू में जाते हैं, और इसको मैं नाम देता हूँ सेल डिटेल का टेबल जो है वो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है वो खुल चुका है सेल का टेबल। अब यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे जो उसकी प्राइमरी की होगी इसको मैं वही SDID सेल डिटेल ID, ये ऑटो नंबर ही हम रखेंगे। हो सकता है कितनी आइटम्स हों वो खुद
इंक्रीमेंट, ना ही हमें इसमें रोल नंबर चाहिए। ओवरऑल रिपोर्ट हम जब बिल जनरेट करते हैं तो वहाँ पे हम ऑटोमेटिकली नंबर लगा सकते हैं, लेकिन ये जो जितनी आइटम्स होंगी इसकी सेल डिटेल की जो एंट्री है वो ऑटो नंबर ही हम रखेंगे, हर दफा नया नंबर अलॉट नहीं करेंगे। अब इस टेबल को जिस तरह हमने परचेज में किया था, इसको सेल डिटेल को सेल एंट्री वाले टेबल के साथ लिंक करने के लिए यहाँ पे हम उसकी प्राइमरी की एज ए फॉरेन की यूज करेंगे। वो कौन सी थी? SEID और नंबर। ये वहां पे भी नंबर थी, यहाँ पे भी नंबर थी। आपने ये हमेशा ख्याल रखना है, यहाँ पे आप लिंक कर रहे हैं वहां की डेटा टाइप और जो टेबल आप लिंक कर रहे हैं, इसको अगर मैं खोलूं यहाँ पे देखिए सेल्स एंट्री में हमने SEID जो है वो रखा था नंबर, और इसका फील्ड साइज था लॉन्ग इंटीजर। इसी तरह सेल डिटेल के अंदर भी आपने SEID ही उसका नाम, हमने आप ये नाम डिफरेंट भी रख सकते हो, इतना मसला नहीं है, लेकिन हम सेम इसलिए रखते हैं कि हमको टेबल जॉइनिंग करते वक्त आसानी हो। तो यहाँ पे भी हमने SEID उसका नाम रखा, डेटा टाइप नंबर रखी और फील्ड साइज भी लॉन्ग इंटीजर रखा। ये भी अगर आप यहाँ पे इंटीजर होगा वहां पे लॉन्ग इंटीजर होगा तब भी ये रिलेशन आपका नहीं बनेगा। लिहाजा ये चीजें सेम होनी चाहिए, डेटा टाइप और उसका फील्ड साइज जो है वो सेम होना चाहिए। हमने SEID इसलिए रखा, इसको हम सेल एंट्री के साथ लिंक करेंगे यहाँ इस SEID के साथ। बहरहाल वो आपको ऑलरेडी पता है, जिस तरह हमने परचेज को लिंक किया था, हमने SEID यहाँ पे रख ली। उसके बाद हमारे पास वही इसी तरह आइटम अंडरस्कोर ID आएगा, सॉरी ID, ये भी हमारे पास नंबर ही होगा, हम आइटम के टेबल के साथ लिंक करेंगे। उसके बाद क्वांटिटी जितनी हमने सेल की है ये भी नंबर ही होगा। उसके बाद आप अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन भी आया था, यहाँ पे हमने नंबर रखा और लॉन्ग इंटीजर रखा। अगर आप ये समझते हैं कि मेरे पास यहाँ पे प्राइसेस के अंदर पॉइंट्स में भी प्राइस हो सकती है, तो फिर आप यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर के बजाय इसको डबल करें, सिंगल या डबल में लें, ताकि आपके पॉइंट्स भी यहाँ पे मैनेज हो जाए। वो खैर आपके अपने ऊपर है, जैसा आपका सिनेरियो है वो आप यूज। और अगर आप यहाँ पे डबल रखते हैं तो फिर आपको टोटल्स के अंदर भी डबल रखना पड़ेगा। जो टोटल हमने यहाँ पे सेल्स एंट्री में बनाए, टोटल बिल, इसको भी डबल रखना पड़ेगा, डिस्काउंट को भी डबल रखना पड़ेगा, फाइनल अमाउंट भी। खैर ये कैलकुलेटेड है, ये इनको क्योंकि कैलकुलेट करेगी तो ये ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके रिजल्ट टाइप हमने करेंसी दिया है तो वो आप डबल रख सकते हैं वहां पे आप। उसके बाद कैश पेड, बैलेंस, ये सारा आपको डबल ही रखना पड़ेगा। क्वांटिटी हमने नंबर रखा, उसके बाद हमारे पास प्राइस आ जाएगा, जो हम सेल प्राइस, इसको हम करेंसी रखेंगे। करेंसी में भी आप पॉइंट्स दे सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी के अंदर अगर आपने पॉइंट्स देने तो फिर आप जो है वो डबल रखेंगे। करेंसी के अंदर ऑटोमेटिकली आप पॉइंट कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, वो इतना मसला नहीं होता, ये खुद उसको मैनेज कर लेते। इसी तरह डिस्काउंट को भी हम करेंसी रखते हैं। उसके बाद हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। टोटल अमाउंट भी हम टोटल अमाउंट को कैलकुलेटेड कर सकते हैं। इसको मैं एस्केप करता हूँ, ये हम इसको, बल्कि इसको मैं सेव करता हूँ पहले, और यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेटेड करता हूँ, देखते हैं ये करने देता है। यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या होगी कैलकुलेटेड। अब ये प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी माइनस डिस्काउंट। बहरहाल यहाँ पे डिस्काउंट आई डोंट थिंक कि यहाँ पे हमें रखनी चाहिए, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। डिस्काउंट हम ऑलरेडी टोटल बिल में रख चुके हैं। यहाँ पे अब देखें, यहाँ सेल्स एंट्री में मैंने डिस्काउंट रखा, ये टोटल बिल के ऊपर हम उसको डिस्काउंट, तो आई डोंट थिंक कि हमने अलग अलग आइटम पे डिस्काउंट यहाँ पे ये यहाँ पे जो डिस्काउंट हम करते हैं वो हम अलग अलग आइटम के ऊपर डिस्काउंट दें, तो हम अलग आइटम पे डिस्काउंट देने के बजाय टोटल में जब हमने रख दी तो फिर यहाँ उसका कोई तो नहीं बन। तो मैं यहाँ पे सिर्फ जो है वो कैलकुलेटेड अमाउंट जो है वो वही करूंगा, वरना अगर आप रखना चाहते हैं तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। यहाँ पे आप डिस्काउंट रखें, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस करें और माइनस डिस्काउंट कर दें, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे डिस्काउंट नहीं रखता, यहाँ पे मैं सिंपल टोटल अमाउंट रखता हूँ और इसको मैं कैलकुलेटेड करता हूँ, और यहाँ पे मैं प्राइस मल्टीप्लाई स्टैरिक देंगे और प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेगा और हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। टोटल अमाउंट आने के बाद हम मजीद और इसमें क्या रखें, आई डोंट थिंक कोई और चीज है ऐसी। सिंपल हम आइटम ID रखेंगे, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल अमाउंट। एक चीज हम बरल वो बाद में करेंगे, जब हमने यहाँ पे बैलेंस भी कैलकुलेट करना होगा, वो हम यहाँ पे उस वक्त डाल लेंगे अगर हमें जरूरत होगी। प्रीवियस बैलेंस शायद हमें यहाँ पे डालना पड़े कि जब हम ये आइटम उठा रहे हैं तो उसका प्रीवियसली बैलेंस कितना था, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। बरल फिलहाल हमारे लिए इतना काफी है। मैं इसको क्लोज करता हूँ और यस कर दूँ। ये मेरे पास दो टेबल तैयार हो चुके हैं। अब एक और टेबल हम बनाएंगे कस्टमर्स का, बल्कि ये सप्लायर का टेबल है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर, इसका मैं नाम रखता हूँ कस्टमर्स। स्ट्रक्चर ओनली, सिर्फ मुझे स्ट्रक्चर चाहिए, डाटा नहीं चाहिए। डाटा मैं अपना फीड करूंगा। ओके कर दिया, ये मेरे पास कस्टमर्स का टेबल बन। इसको मैं डिजाइन व्यू में जाता हूँ, यहाँ पे सप्लायर ID की बजाय मैं क्या कर दूंगा, कस्टमर ID। ये सप्लायर नेम की जगह मैं क्या कर दूंगा, कस्टमर नेम। सप्लायर
टाइप की जगह मैं क्या कर दूंगा, खैर टाइप हमें चाहिए नहीं होगी, इतना जरूरी नहीं है कस्टमर टाइप। सेल नंबर, स्ट्रीट, सिटी, लैंडलाइन नंबर, ईमेल, ये इसको हम रहने देते हैं, ये इसी तरह यहाँ पे चलेगा और इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये हमारे कस्टमर का टेबल जो है वो तैयार हो चुका है। एक टेबल हम और बनाएंगे, वो कौन सा होगा, सेल टाइप का। तो हमारा यहाँ पे परचेज टाइप का टेबल बना हुआ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहीं पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। परचेज टाइप की जगह यहाँ पे आ जाएगा सेल टाइप। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर एंड डाटा ओनली दोनों कर, इसमें डाटा भी आ जाएगा, उसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास सेल्स टाइप बन गया, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें कैश परचेज, और इसको मैं कर देता हूँ कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। ये हमने चारों टेबल बना लिए। अब मैं जाता हूँ डेटाबेस टूल्स में, रिलेशनशिप्स के अंदर। ये ऑलरेडी हम जो रिलेशनशिप बना चुके थे ये वो है। इसमें मैं सेल्स एंट्री का टेबल यहाँ पे उठा के लाता हूँ और सेल डिटेल का टेबल मैं उठा के लाता हूँ। दोनों टेबल मेरे पास आ गए। अब मैंने क्या करना है, सेल्स एंट्री की SID को सेल डिटेल की SID से लिंक करना है। तो SID को उठाता हूँ मैं और इस SID के ऊपर छोड़ देता हूँ। ये दोनों मेरे पास सेल्स एंट्री और सेल डिटेल जो है वो उनके लिंक हो चुके हैं। इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी में ऑन कर देता हूँ और इसके मैं कैस्केड अपडेट भी ऑन कर देता हूँ। और इसमें क्या होगा, अब देखें एक सेल्स एंट्री आप यहाँ पे बिल बना रहे हैं, एक बिल आप डिलीट करते हैं। बिल जब आप डिलीट करते हैं तो उसका रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स हैं डिटेल के अंदर वो भी डिलीट हो जाने चाहिए। अगर यहाँ पे SID आप अपडेट करते हैं ऐसी टेबल के अंदर, देखें बिल के अंदर तो वो आपको अपडेट नहीं करने देगा, फॉर्म के अंदर सॉरी, बिल के अंदर जब आप यहाँ पे SID जो है वो, अब ये ऊपर नहीं क्योंकि ये खुला हुआ है, यहाँ पे SID है ऊपर, SID को आप जब अपडेट करते हैं तो यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। ये दोनों का ये मतलब है, कैश कैश अपडेट रिलेटेड फील्ड्स। यहाँ पे SID अपडेट करेंगे तो उसके बिल का यहाँ पे जितनी आइटम्स होंगी उनका SID अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब आप यहाँ से बिल डिलीट करेंगे उस बिल के रिलेटेड जो यहाँ पे आइटम होंगी वो भी डिलीट, कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड, ये ऑन होना चाहिए। इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। ये जो है ये मैंने परचेज के अंदर ऑन नहीं किया था, मेरे ख्याल में वहां पे भी मुझे ऑन कर लेना चाहिए। ये देखें यहाँ पे परचेज एंट्री और परचेज डिटेल का ये रिलेशन बना हुआ है, इसको क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने अपडेट नहीं किया, मुझे यहाँ पे भी अपडेट कर देना चाहिए कि जब मैं परचेज एंट्री में से कोई बिल डिलीट करूँ किसी सप्लायर का तो उसकी रिलेटेड जो आइटम्स हैं परचेज डिटेल के अंदर वो डिलीट हो जाने चाहिए। ये करता हूँ, ये एक रिलेशन तो मेरा बन चुका है। उसके बाद आइटम आईडी का रिलेशन मैं इस आइटम आईडी के साथ बना सकता हूँ। इस आइटम आईडी को यहाँ पे हम बना देंगे। अब आइटम्स की आईडी हमारे सेल्स डिटेल के अंदर ये भी है। अब ये भी मैं अपडेट कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा, अगर फर्स्ट हम एक आइटम डिलीट कर तो ये आइटम से सेल डिटेल की तरफ बन, 1 to many, मैनी से 1 की तरफ नहीं होगा कि मैं यहाँ पे बिल डिटेल डिलीट करूँ तो यहाँ पे आइटम डिलीट हो जाए, ये नहीं होगा। यहाँ पे मैं आइटम अगर डिलीट करूंगा उसकी डिटेल के अंदर जिस जिस बिल के अंदर ये आइटम होगी यहाँ से भी डिलीट हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे इसको करता हूँ क्रिएट। ये क्रिएट हो गया। उसके बाद हमारे पास कस्टमर का जो टेबल है इसको मैं उठा लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास कस्टमर का आ गया। कस्टमर आईडी को मैं यहाँ पे सेल्स एंट्री के कस्टमर के साथ लिंक कर दूंगा ताकि जिस कस्टमर का बिल हो वो यहाँ पे वो आ जाए। मैं ओके करता हूँ, ये मेरे पास कस्टमर भी लिंक हो गया। उसके बाद सेल्स टाइप का जो है ये मैं यहाँ पे लाता हूँ और सेल्स टाइप की आईडी को मैं यहाँ पे सेल्स टाइप के साथ लिंक कर दूंगा और ये भी इसके साथ लिंक हो जाएगा। अब ये टेबल मेरे यहाँ पे लिंक हो गए हैं। तो मैं यूनिट्स यहाँ करता हूँ। मैंने आपको कहा था ना कि ये इतनी लाइनें बन जाएंगी कि आपको समझ नहीं लगेगी कि ये वापटा का ग्रिड स्टेशन है या क्या। ये यहाँ पे आ जाएगा और इसको कर देता हूँ और नीचे, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से नीचे कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। इसको ऊपर कर देता हूँ, जो जो जगह जहाँ से मैं बचा सकता हूँ वो मैं बचा लेता हूँ। इसको भी मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से इसको भी मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ और ये चीज मेरी जो है वो यहाँ पे अगर मैं ले आऊँ, ये आपके तकरीबन ये सेल्स एंट्री के साथ रिलेशंस बन चुके हैं। सेल डिटेल का, सेल एंट्री के साथ कस्टमर का, सेल एंट्री के साथ सेल टाइप का और इसी तरह आइटम का जो है वो इस के साथ सेल तो मैं क्लोज करता हूँ और यस करता हूँ। उम्मीद है रिलेशंस की आपको समझ आई होगी जिस तरह मैंने बनाया। ये ऑलरेडी रिलेशंस की क्लास में भी मैंने आपको बताए थे और परचेज का टेबल बनाते हुए मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताया था, इसलिए आज मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। इस दफा मैंने कम एक्सप्लेन किया है। आपको ऑलरेडी इन चीजों का पता है, अगर नहीं पता तो पिछली क्लासेस जो है जरूर देखें, बड़ी डिटेल में वहां पर मैंने बताया हुआ। तो ये रिलेशनशिप हमने बना लिए, टेबल भी बना लिए। अब यहाँ पे हम कस्टमर जो है वो यहाँ पे एक कस्टमर
ऐड कर लेते हैं कोई ना कोई। यहाँ पे कस्टमर नेम जो है यहाँ पे हम दे देते हैं, या बल्कि एक सबसे पहले आपका एक लाजमी आपके पास कस्टमर होगा, वो कौन सा होगा? वो होगा आपके पास काउंटर सेल। कस्टमर टाइप आप कुछ भी लिख सकते हैं, सेल नंबर, ये सारा कुछ आप रहने दें। ये कस्टमर आपका लाजमी होगा। अब देखें कई ऐसे कस्टमर आपके पास आते हैं जो कि उनका आप रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते, थोड़ी सी वो चीज लेंगे और चले जाएंगे, उसके बाद पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, तो वो आपका काउंटर सेल होगा। काउंटर सेल में हम एक चेक भी लगा सकते हैं वो इस तरह से कि काउंटर सेल हमेशा आपकी कैश सेल्स होगी। जब काउंटर सेल हमारी आएगी, अगर कस्टमर ये चुना होगा तो हम ये चेक कर लेंगे कि क्रेडिट सेल्स आपकी एनेबल तो नहीं है। काउंटर सेल के अंदर आपको लाजमी कैश लेना होगा, वो आपका बिल ही प्रिंट नहीं करेगा जब तक आप कैश नहीं लेंगे। कैश के अंदर आप एंट्री नहीं डालेंगे तो आपका बिल प्रिंट नहीं करेगा। वो आपको मैसेज देगा कि काउंटर सेल के अंदर क्रेडिट सेल की गुंजाइश नहीं है, आपने वहां से पैसे लेने हैं। उसमें हम चेक भी लगा सकते हैं, और ये आपका डिफॉल्ट कस्टमर भी होगा, यानी कि जैसे ही आप सेल्स बिल खोलेंगे तो आपके पास जो डिफॉल्ट कस्टमर होगा वो काउंटर सेल ही होगा। अब वही सेल कर सकते हैं जल्दी से, क्योंकि काउंटर सेल में तो एक शख्स आया और उसने आपसे चीजें ली, पैसे दिए और चला गया। आइंदा के लिए आपको नहीं पता कि वो मेरे पास वापस आएगा, ना ही आप उसको जानते हैं, ना ही आपको क्रेडिट देंगे। बाकी कस्टमर्स के अंदर हम उनके जिनके नाम लिखेंगे वो ऐसे होंगे जिनके साथ हमारा हिसाब किताब चलता है, जिनको हम क्रेडिट भी दे सकते हैं और वो हमें डे बाय डे पेमेंट्स भी करते हैं। तो उसकी पेमेंट भी हम वसूल करेंगे, एक अलग से फॉर्म बनाएंगे और वो हम वहां पे करेंगे। लेकिन काउंटर सेल के अंदर हम जो है जस्ट एक डिफॉल्ट काउंटर सेल का एक हमारा कस्टमर नेम हम एज इट इज उसको डील करेंगे, और उसकी हम सेल्स का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं कि काउंटर सेल हमारी कितनी हुई और इस वक्त हमारे ड्रार में कितने पैसे आने चाहिए, बाकी कस्टमर्स में हमें कितनी पेमेंट की। हम एंड ऑफ द डे हम काउंट कर सकते हैं कि हमारी इतनी सेल हुई और हमारे ड्रार में इतने पैसे होने चाहिए। आप हर एक ऑपरेटर का हिसाब किताब इसके थ्रू ले सकते हैं। वो खैर हम बाद में बनाएंगे अपनी रिपोर्ट्स, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से बनाएंगे। फिलहाल हमने यहाँ पे आइटम एंट्री का टेबल बनाया, वहाँ पे सेल्स एंट्री का टेबल बनाया, सेल्स डिटेल का टेबल बनाया, कस्टमर का बनाया और सेल्स टाइप का टेबल बनाया, और उनको हमने लिंक किया, और साथ हमने एक कस्टमर अपना डिफॉल्ट इसमें डाला जिसमें हम सेल करेंगे, जिसको हम सेल करेंगे। बाकी कस्टमर हम साथ टेस्ट जो है वो डालते रहेंगे जैसे जैसे उनकी हमें जरूरत पड़ेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक फॉर्म बनाएंगे और उसको डिजाइन करेंगे अपने सेल फॉर्म। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लासेस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको नेक्स्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।